हेलो स्टूडेंट्स, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 जो है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार से मतलब ये है कि वंशागति के लिए जो जिम्मेदार पदार्थ है वो किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर रहता है, किन अणुओं से मिलकर बना रहता है, वह कैसे काम करता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने पूरा वंशागति के बारे में पढ़ा था। मेंडल ने किस प्रकार से प्रयोग के द्वारा और नियमों के द्वारा यह बताया था कि कुछ तो ऐसा पदार्थ होता है जो कि वंशागति के लिए जिम्मेदार है। बाद में वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए और उसके बाद यह पता चला कि आनुवांशिक पदार्थ के लिए जो जिम्मेदार पदार्थ होता है वह क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है। इस क्लास में हम उस आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे और इसके बाद की क्लास में हम फिर से वैज्ञानिकों के प्रयोगों पर आएंगे जहां पर वो प्रूव करेंगे कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। तो आज की क्लास में हम आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम ये जानकारी ले लें कि सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मिशर नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले पस सेल में केंद्रक के अंदर कुछ पदार्थ को देखा और उन्होंने बताया कि यह पदार्थ जो है वह एक न्यूक्लिक अम्ल, उस समय न्यूक्लिक अम्ल के बारे में तो शब्द उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि पस सेल में केंद्रक के अंदर कुछ तो ऐसा पदार्थ है जिसे उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिन मतलब न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। 1869 फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले पस सेल में इसे देखा था। उसके बाद 1899 में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह एसिड नेचर का है और इसे उन्होंने न्यूक्लिक एसिड कहा। एसिडिक नेचर का ये पदार्थ होता है और इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, अल्टमान ने 1899 में। हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार की होती है। अल्टमान ने ही बताया था कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होंगे, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस नाम में डिफरेंस केवल शर्करा के कारण होता है। जैसे कि नाम में है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और आरएनए में राइबोस शुगर होगा। केवल डीऑक्सी शब्द का फर्क होता है और ये जो शुगर में फर्क है, डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर, उसमें स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो केवल एक ऑक्सीजन का डिफरेंस रहता है। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम रहेगा उस शर्करा में, ठीक है। तो वो शर्करा के अंतर की वजह से ये न्यूक्लिक अम्ल की संरचना में परिवर्तन आ जाता है और भी हम अंतर एक चीज देखेंगे जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर आगे देख रहे हैं। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा। 1869 फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले देखा और 1899 में अल्टमान ने इसे न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। ये जो डीएनए है आनुवांशिक पदार्थ, ये कहाँ पाया जाता है? ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। और आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। लेकिन कुछ वायरस में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि एक प्लांट का वायरस है, पादप विषाणु है। एचआईवी वायरस जो एड्स पैदा करता है
और इन्फ्लुएंजा वायरस, ये कुछ उदाहरण है जो आरएनए, जिसमें आरएनए जो होता है वह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में इन विषाणुओं में पाया जाता है। बाकी लगभग सभी जीवित जीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। वायरस वैसे भी जीवित हम नहीं मानते, ये जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी होता है। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, हेरेडिटरी मटेरियल डीएनए ही होता है। और हम जानते हैं इन्हीं के द्वारा ही सूचनाएं पेरेंट्स से उनके संतानों में पहुंचती है। इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से डीएनए एक जेनेटिक कोड के द्वारा उन सूचनाओं को पेरेंट्स से अपने संतानों में ट्रांसफर करती है, लेके जाती है। तो जब हमें इसका स्ट्रक्चर पता रहेगा तब हम उसके आगे का प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तब हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो डीएनए के बारे में अब हम डिटेल इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए किसका बना होता है? डीएनए बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है डीएनए। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस, सेकंड होता है पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। और थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों पदार्थ न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन में 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो ये 2 प्रकार के मेन नाइट्रोजन क्षार है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। डीएनए में ये 4 पाए जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता। क्लियर? आरएनए में यूरेसिल होगा, तो क्या नहीं होगा? थाइमिन नहीं होगा। यानी डीएनए में आप याद रखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये माइंड में रखिए। लेकिन साथ में भी ध्यान रखिए कि आगे जब हम इस अध्याय में आरएनए के बारे में भी पढ़ेंगे, वहां पर आरएनए की जब भी बात होगी तो यूरेसिल रहेगा। कहाँ? आरएनए में। तो डीएनए में क्या क्या रहेगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन आरएनए में नहीं होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन बेस, पेंटोज सुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जब नाइट्रोजन बेस और पेंटोज सुगर दोनों बस मिलते हैं तब हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और जब ये भी साथ में मिल जाता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये नाइट्रोजन बेस पेंटोज सुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है तब हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है? तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन बेस पेंटोज सुगर मिलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड, और जब तीनों मिल जाते हैं तब हम इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और नाइट्रोजन बेस में क्या क्या रहेगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक न्यूक्लियोटाइड में ये चीजें रहती हैं।
इस प्रकार से कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, और ये पूरी एक लंबी जो श्रृंखला बनती है तब जाकर के डीएनए बनता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये तीनों पदार्थ से मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि डीएनए में ये आपस में किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं ये आपस में, ये हम देखेंगे। एक सामान्य तौर पर यदि हम डीएनए को देखें तो अगर एक सीढ़ी नुमा रचना रहेगी, सामान्य तौर पर अगर हम इसकी बात करें, इसमें बीच में नाइट्रोजन क्षार, याद रखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, नाइट्रोजन क्षार बीच में रहते हैं, क्षार युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में रहेंगे। और हमेशा जो हमने पढ़ा था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना, ये प्यूरिन था, ये पिरिमिडिन है। जब भी डीएनए की स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन और साइटोसिन आपस में जुड़ते हैं, यानी प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ जुड़ता है आपस में। तो एडेनिन हमेशा ए और टी के बीच में हमेशा बॉन्ड आपको बताना है, और इसी प्रकार साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में बंध रहता है। ये जो क्षार युग्म रहते हैं ये जुड़ते हैं शर्करा से, ये जुड़ जाते हैं शर्करा से, यहां पर जुड़ेंगे, ये शर्करा से जुड़ेंगे इधर भी और इधर भी, और ये शर्करा फिर आपस में जुड़ते हैं फास्फेट ग्रुप से। इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक ऐसी लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो ये जो शर्करा और फास्फेट है ये पूरा एक सपोर्ट करता है, सब इसका बैकबोन कहलाता है, ये पूरा बैकबोन रहता है। और ये नाइट्रोजन जो क्षार है, नाइट्रोजन बेस है, पेयर है, इनको ये पूरा सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये बेस पेयर शुगर से जुड़ेगा, शुगर फास्फेट से जुड़ेगा, फास्फेट फिर शुगर से, और इस प्रकार से एक लंबी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पूरी आपस में जुड़ करके डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमने डबल बॉन्ड लिखा है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। ये इसके स्ट्रक्चर में होता बच्चों, ये होता हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ए और टी के बीच में, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं प्यूरिन होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन पिरिमिडिन होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। डबल रिंग स्ट्रक्चर, चूंकि ये नाइट्रोजन क्षार है, ये नाइट्रोजन के यौगिक है, तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, इस प्रकार से डबल रिंग। और साइटोसिन और थाइमिन जो रहता है वह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे ये देखते हैं, ये तो हमने सिंपल इसका अरेंजमेंट समझा, इनका डिटेल स्टडी किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने इनका डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो तैयार किया था, और इनके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने बताई थी। तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें देखते हैं। और इन्होंने बताया था कि ये जो अरेंजमेंट है नाइट्रोजन बेस का, शुगर का और फास्फेट का, ये मिलकर जब ये पूरी लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं तो ये आपस में लिपटे रहते हैं, कुंडली बनाते हैं, हेलिक्स बनाते हैं। और उनके स्ट्रक्चर को उन्होंने इस प्रकार से समझाया था, हेलिक्स बनाते हुए
और बहुत सारी बातों को उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार डबल हेलिक्स मॉडल में नाइट्रोजन बेस सेंटर में पूरे रहते हैं इसके, और शर्करा और फास्फेट ये जो पट्टी जैसी रचना दिख रही है इसमें ये पूरा बैकबोन ऐसे सपोर्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एक कुंडली में यहाँ पर अगर हम एक आगे और लेते हैं तो एक पूरे एक कुंडली कब होगा, एक राउंड, एक कुंडलन, एक हेलिक्स। जब ये पूरा एक राउंड यहाँ से ऐसे आएगा और ये पूरा यहाँ पर ये खत्म होगा तो ये इस प्रकार से ये एक पूरा एक कुंडली बनता है। इसको हम फिर से एक छोटे से रूप में बना लेते हैं ताकि एक पूरा हेलिक्स हमें समझ में आए। इस प्रकार से ये, और इस कुंडली में आप देखेंगे कि बीच में नाइट्रोजन क्षार रहेंगे, पेयर में रहेंगे। ये दोनों चैन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। कैसे पूरक होते हैं, एक तरफ मान लीजिए ये एडेनिन है तो ये जुड़ेगा थायमिन से, साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन से, है ना। मान लीजिए ये थायमिन है तो ये एडेनिन से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से, थायमिन से। इस प्रकार से ये एक कुंडल में 5 न्यूक्लियोटाइड के पेयर रहते हैं, 5, ठीक है। और एक कंप्लीट हेलिक्स कौन सा कहलाएगा, यहां से जैसे शुरू हो रहा है तो ये एक कंप्लीट हेलिक्स यहां पर कंप्लीट होगा। तो 5, 5, 10 कितने पेयर हो गए, 1 कंप्लीट हेलिक्स में 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड, 10 जोड़े होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। ये 5 और 5, और एक जो कुंडल है उसमें 5 जोड़े रहते हैं। तो एक कंप्लीट हेलिक्स में 10 जोड़े न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, 5 यहाँ और 5 यहाँ। इस कंप्लीट एक कुंडल में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। 34 आर्मस्ट्रॉन्ग एक कंप्लीट हेलिक्स का डिस्टेंस, दूरी रहती है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो दूरी है वो भी फिक्स रहता है। ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी रहती है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 है तो 10 का कितना हो जाएगा, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नैनोमीटर में भी आप बता सकते हैं। अगर नैनोमीटर में हम इसकी वैल्यू देंगे तो नैनोमीटर में हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर, और ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। आप आर्मस्ट्रॉन्ग या नैनोमीटर किसी भी दे सकते हैं। तो ये क्लियर हो बच्चों। और यहाँ पर ये पूरे ये एक एक्सिस के बीच में ये पूरा अरेंजमेंट रहता है, एक एक्सिस रहता है, ठीक है। इनका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, डीएनए का पूरा एक व्यास जो होता है, ये व्यास होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का। तो ये वैल्यू, 3 वैल्यू आप ध्यान में रखेंगे। 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का इसका डायमीटर होगा, एक कंप्लीट कुंडलन का जो डिस्टेंस होगा 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होगी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये क्षार और शुगर और फास्फेट आपस में जुड़े रहते हैं।
हम एक, मान लीजिए एडेनिन या थायमिन कोई सा भी एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक थायमिन लेती हूँ, ये थायमिन का स्ट्रक्चर है, एक नाइट्रोजन का बेस है। अब इस नाइट्रोजन बेस के साथ में आपका जुड़ा रहेगा शर्करा, शर्करा जुड़ा रहेगा। शर्करा का मॉलिक्यूल, ये शर्करा मॉलिक्यूल हो गया। अब ये शर्करा जुड़ा रहेगा किसके साथ में, फास्फेट के साथ। ये फास्फेट के साथ, तो ये हो गया फास्फेट ग्रुप, ये हो गया शुगर, पेंटोस शुगर, और ये हो गया नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन चार। ठीक है, एक तरफ का ये हो गया नाइट्रोजन बेस, शर्करा और फास्फेट। अब अगर मान लीजिए हम इसको थायमिन मानते हैं, अब ये एडेनिन से जुड़ा रहेगा, तो ये मान लीजिए ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये मान लीजिए एडेनिन, तो ये हो गया नाइट्रोजन बेस। उसी प्रकार से ये दोनों नाइट्रोजन बेस फिर से किससे जुड़ेंगे, शर्करा अणु से जुड़ेंगे, और शर्करा फिर फास्फेट से जुड़ेगा, और ये फास्फेट फिर शर्करा से जुड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शुगर जो होता है ये 5 कार्बन वाला रहता है, ये 1 2 3, ये चौथा कार्बन, और एक रहता है 5वां कार्बन। इस 5वें कार्बन से ये जुड़ा रहता है फास्फेट ग्रुप। ठीक है, और जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर ये फास्फेट ग्रुप है, अब ये शुगर जो है इस फास्फेट ग्रुप से जुड़ गया, ये फास्फेट ग्रुप फिर कहाँ से जुड़ेगा, फिर ये शर्करा से जुड़ेगा। जैसे ये फास्फेट ग्रुप है ना, इधर शर्करा से जुड़ा, फिर इधर शर्करा से जुड़ा, ये इधर फिर शर्करा से जुड़ेगा। अब अगर ये इस 5वें कार्बन से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ ये शुगर के तीसरे कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, फिर तीसरे कार्बन से, फिर 5वें कार्बन से, इस प्रकार से ये एक चेन बनते जाता है। डीएनए में आप देखेंगे, अगर यहाँ पर एक सिरे पर थर्ड एंड लिखा हुआ है, तो इधर 5 एंड रहेगा, ये थर्ड एंड है तो इधर 5 एंड रहेगा, और ये 5 एंड है तो ये थर्ड एंड रहेगा। इसका अर्थ क्या होता है, ये बताता है कि जो फास्फेट होता है और शर्करा आपस में जुड़े रहते हैं, वो किस कार्बन से, यहाँ पर थर्ड एंड लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि शर्करा का तीसरा कार्बन यहाँ पर फ्री है, और इधर तीसरा कार्बन फ्री है, और इधर 5वां कार्बन फास्फेट से जुड़ा हुआ है। हमेशा गुणसूत्र का, डीएनए का ये जो एक चेन होता है वो 3 to 5 एंड दिशा में ही रहेगा, या 5 to 3 एंड दिशा डायरेक्शन में रहता है। ये शुगर और फास्फेट के बॉन्ड को दर्शाता है कि यहाँ पर ये थर्ड एंड फ्री है, इधर फिफ्थ एंड जुड़ा हुआ है, इधर थर्ड एंड फ्री है, ये वाला चीज को दर्शाता है। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, नाइट्रोजन, हम बंध की बात करते हैं, ये जो आपस में नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फास्फेट आपस में जुड़े हुए हैं, ये बंध से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर 3 बंध इम्पॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। 2 नाइट्रोजन क्षार आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। ये वीक होते हैं, आसानी से अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो बंध होता है, जब ये नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ते हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड है जहां से शुगर से जुड़ रहे हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड। और ये तीसरा बॉन्ड होता है जो कि शुगर जब फास्फेट से जुड़ता है, शुगर ये फास्फेट से जुड़ा हुआ है, इस वाले बॉन्ड को कहेंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर ये तीनों बॉन्ड को आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड, जब दो बेस पेयर आपस में जुड़ते हैं, जब दो नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, जब शुगर फास्फेट ग्रुप से जुड़ता है उस बंध को कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये 3 प्रकार के बॉन्ड। तो इस प्रकार वाटसन एंड क्रिक ने बहुत सारी बातें इनका स्टडी करके बहुत सारे डिटेल बताया था। उसके बाद चारकॉफ नामक वैज्ञानिक ने नाइट्रोजन बेस के बारे में 2-3 चीजें बताई थी और उसे हम चारकॉफ का रूल कहते हैं। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि इस डीएनए में चारकॉफ रूल हम कह सकते हैं, चारकॉफ रूल क्या कहता है, चारकॉफ रूल या चारकॉफ का नियम। फर्स्ट ये है कि प्यूरिन जो होता है हमेशा पिरिमिडिन की मात्रा, प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन के बराबर होती है, अर्थात ए और ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन और थाइमिन इसके आपस में जो मात्रा होती है वो हमेशा बराबर होती है। ये दूसरा उन्होंने बताया था कि जो एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन इसका जो अनुपात होता है ये हमेशा स्थिर और निश्चित होता है। एक जीव में इनका अनुपात हमेशा स्थिर और निश्चित रहेगा, किसी भी एक जीव में। अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। तो ये चारकॉफ रूल में इसकी मात्रा से रिलेटेड बातें हैं जो आपको जानना है। तो वाटसन और क्रिक के इन सारे मॉडल के द्वारा हमें बहुत सारी चीजें पता चली डीएनए के बारे में कि ये किस प्रकार से अरेंज रहते हैं। नाइट्रोजन बेस, फास्फेट ग्रुप, शुगर, ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के एक चैन बनाते हैं जिसे हम डीएनए कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि ये जो डीएनए है जब ये इतनी लंबी चेन बना लेते हैं तो एक कोशिका के केंद्रक में इतना लंबा चेन किस प्रकार से अरेंज रहता होगा। तो आइए अब हम देखते हैं इसका पैकेजिंग किस प्रकार से होता है। ये आपस में अपने आप को किस प्रकार से पैक करते हैं जिसको हम कहेंगे डीएनए पैकेजिंग। इसको हम नाम देते हैं डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग करने के लिए डीएनए को चाहिए होता है प्रोटीन और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। अर्थात जब हम एक आनुवांशिक पदार्थ की बात करते हैं, आपको याद होगा यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में जब हम बात करते हैं हम दोनों के डिफरेंस में एक मेन डिफरेंस पढ़ते हैं ना। प्रोकैरियोटिक का डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, वो खाली साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। अभी यहाँ पर हम यही देखेंगे कि ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर के किस प्रकार अपने आप को अरेंज करता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होता है 5 प्रकार का, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इस हिस्टोन प्रोटीन में चूंकि ये प्रोटीन है तो बना होगा अमीनो अम्ल से। इसमें 2 अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन ये दोनों क्या है, एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल जो कि हिस्टोन प्रोटीन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। डीएनए
और हिस्टोन प्रोटीन का पैकेजिंग अगर हम देखेंगे तो ये हिस्टोन प्रोटीन के ये मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, H1 को अभी आप छोड़ दीजिए, H1 डीएनए के साथ में नहीं बंधता है। ये जो चार हैं कौन कौन से, H2A, H2B, H3 और H4, इसके दो दो मॉलिक्यूल मिल करके क्या बना लेते हैं, ऑक्टेमर बना लेते हैं। जैसे ये आपका 4 मॉलिक्यूल हो गया, फिर इसी के ही और 4 मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं ये पीछे रहेंगे, ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, अष्टक, हिस्टोन अष्टक बना लेते हैं। मान लीजिए ये है H2A, H2B, H3 और H4, तो इसी का ही डबल और मॉलिक्यूल रहेगा। मान लीजिए H2A, H2B, H3, ये अंदर H4। ये जो अष्टक हिस्टोन का है, ऑक्टेमर, हिस्टोन ऑक्टेमर बोलते हैं। इसी के चारों ओर जो डीएनए होता है वो अपने आप को लपेटे रहता है। इस प्रकार से आके अपने आप को क्या करता है, लपेटता है। डीएनए का ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है ये पूरा इसके चारों ओर अपने आप को लपेट लेता है। जैसे एक बॉल है, बॉल के चारों ओर अगर एक रस्सी को हम लपेट दें उस प्रकार से ये दिखाई देता है। और फिर से क्या होता है, फिर से दूसरे हिस्टोन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर से यहाँ पर रहते हैं, अरेंज रहते हैं, और इसके ऊपर फिर न्यूक्लियोटाइड के जो चेन होते हैं वो फिर से आ करके लिपट जाते हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड के चेन जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बाहर खाली रहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर इनको केवल सपोर्ट के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर H1 प्रोटीन इनको सपोर्ट करने का काम करता है। ये H1 है। हम आनुवांशिक पदार्थ में H1 प्रोटीन को इंक्लूड नहीं करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के ये जो चारों मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर अरेंज रहते हैं और इसके चारों ओर ये जो न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए का है, खंड जो धागा है, नेटवर्क है, चेन है, वो अपने आप को इसमें लपेटे रहता है। जहां पर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए। ठीक है? और ये जो हिस्टोन प्रोटीन जिसके चारों ओर डीएनए लिपटा हुआ है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। ठीक है? तो न्यूक्लियोसोम क्या है, ऑक्टेमर हिस्टोन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसको मिलाकर हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। लिंकर डीएनए क्या है, दो हिस्टोन प्रोटीन के बीच का खाली डीएनए जहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। इस हिस्टोन प्रोटीन में जो अष्टक, ऑक्टेमर अष्टक कहते हैं इसको, ऑक्टेमर हिस्टोन, हिस्टोन ऑक्टेमर या ऑक्टेमर हिस्टोन, इसमें जो डीएनए का चेन लिपटा हुआ है इसमें लगभग 200 नाइट्रोजन के बेस पेयर रहते हैं। 200 बेस पेयर इसमें लगे होते हैं। ठीक है? और जब इस प्रकार से डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में अपने आप को पैकेज कर लेता है तो ये कैसे दिखाई देता है, इस प्रकार से जैसे धागे में मोती पिरोते हैं ना, वैसे ही बिट्स के जैसे पूरा दिखाई देते हैं। अब आप ये सोचिए कि इतना लंबा न्यूक्लियोटाइड का चेन है और ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ में भी लिपटे हुए हैं। ठीक है? और हमने क्या देखा था, जैसे हम मनुष्य का उदाहरण ले लें, 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, उसके अंदर डीएनए है और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 आर्मस्ट्रांग होती है। लगभग अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो एक मनुष्य के गुणसूत्र में, डीएनए में 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, है ना? और उसको अगर हम 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स को इस
न्यूक्लियोटाइड की दूरी के अनुसार यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये लगभग 2.2 मीटर यानी लगभग 2 मीटर के लगभग लंबा एक न्यूक्लियोटाइड का चेन रहता है। उस छोटे से न्यूक्लियस में ये 2 मीटर का चेन किस प्रकार से अरेंज होगा, तो ये अपने आप को हिस्टोन प्रोटीन के साथ में पैक कर लेता है। पैक करने के बाद ये जो रचना हमें दिखाई देती है इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है। अब क्रोमैटिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, ये क्या है? यू और हेट्रोक्रोमैटिन से हम क्या समझते हैं, कभी कभी कहीं कहीं पर ये जो नेटवर्क है, क्रोमैटिन जो धागा है वो कहीं कहीं पर ढीले बंध जाते हैं, है ना। और जब उसको अभिरंजित किया जाता है तो वो हल्के रंग के दिखाई देते हैं क्रोमैटिन। तो जो हल्के रंग के क्रोमैटिन नेटवर्क दिखाई देते हैं वो ढीले बंधे होने के कारण, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन। जो लाइट कलर का दिखता है, हल्के रंग से अभिरंजित होते हैं, और जो अच्छे से पैक्ड बंधे रहते हैं वो गहरे रंग में कलर्ड दिखाई देते हैं, इसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में है। आप याद करिए, जब आप सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर संश्लेषित अवस्था में विभाजन से पहले केंद्रक के अंदर डीएनए क्रोमैटिन धागा के रूप में रहता है। बाद में वो कंडेंस होकर के, सघन होकर के गुणसूत्र बनाता है। ये धागा फिर बाद में कैसे बना लेता है, ये क्या बना लेता है, गुणसूत्र बना लेता है ना। हम जानते हैं ये जो गुणसूत्र बनाता है ये मोटे और छोटे होकर के बनते हैं। इनको फिर से गुणसूत्र बनाने के लिए, यानी क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनाने के लिए, ये क्रोमैटिन हो गया धागे के रूप में और ये हो गया क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम में बनाने के लिए इसको फिर से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये जो प्रोटीन जुड़ता है क्रोमोसोम बनने के लिए, वो प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिसको हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यूक्रोमैटिन ध्यान रखिए, हेट्रोक्रोमैटिन ध्यान रखिए, और ये डीएनए का पैकेजिंग, लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम क्या है ये, और डीएनए का ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्लास में हमने डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा। हमने पहले तो पढ़ लिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन हम अगली क्लास से फिर से हम मेंडल के बाद वाली अवस्था पर आएंगे, जहां पर वैज्ञानिकों को बिल्कुल ही नहीं मालूम था कि एक्चुअल में आनुवांशिक पदार्थ क्या है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम फिर से एक्सपेरिमेंट्स पर जाएंगे, जहां पर हम आनुवांशिक पदार्थ की खोज करेंगे और फिर उसे प्रूफ करेंगे कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है।